कृष्णा में आज ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर सेना के आला अफसरों में मतभेद की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 25 मई 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आखिरकार तय कर लिया कि स्वर्ण मंदिर से सिख चरमपंथियों को हटाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। उन्होंने सेना अध्यक्ष जनरल एएस वैद्य को तलब कर उनसे कहा कि वो सावधान की मुद्रा में रहें, क्योंकि पंजाब का प्रशासन वहां के हालात से निपटने के लिए किसी भी समय उनकी मदद मांग सकता है। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी एलेक्जेंडर अपनी किताब थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लिखते हैं, वैद्य ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि ताकत का अधिकतम दिखावा किया जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल न्यूनतम होगा। इंदिरा ने बार बार जनरल से कहा कि आपके ऑपरेशन से मंदिर को और खासकर हरमंदिर साहिब को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं यहां बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि 25 मई को प्रधानमंत्री ने जिस सैनिक ऑपरेशन की अनुमति दी थी और जिसके बारे में वैद्य ने 27 मई को हमसे चर्चा की थी, उसमें सिर्फ गुरुद्वारों की घेराबंदी कर चरमपंथियों को बाहर निकालने तक सीमित रखा गया था। 4 दिन बाद जनरल वैद्य ने इंदिरा गांधी से मिलने का फिर समय मांगा। 29 मई को हुई इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी परिवर्तित योजना और उसके कारणों के बारे में ब्रीफ किया। इस बैठक में रामनाथ काओ, पीसी एलेक्जेंडर और रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव भी मौजूद थे। जनरल वैद्य ने बताया कि घेराबंदी की योजना दूसरे सभी गुरुद्वारों पर तो लागू की जा सकती है, लेकिन स्वर्ण मंदिर पर नहीं। स्वर्ण मंदिर में अचानक घुसकर कम से कम ताकत का इस्तेमाल करते हुए चरमपंथियों पर काबू पाया जा सकता है। इस ऑपरेशन को सेना के कमांडो इतनी तेजी से अंजाम देंगे कि चरमपंथियों को सोचने तक का समय नहीं मिलेगा और मंदिर के भवन को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पीसी एलेक्जेंडर लिखते हैं, योजना में हुए इस अचानक परिवर्तन से प्रधानमंत्री अचंभे में आ गई। वो मंदिर के अंदर ताकत के इस्तेमाल से काफी परेशान दिखी और उन्होंने वैद्य से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, अगर चरमपंथी कड़ा प्रतिरोध करते हैं तो आप उससे कैसे निपटेंगे? वो ये भी जानना चाहती थी कि चरमपंथियों पर काबू करने में कितना समय लगेगा और तब आप क्या करेंगे जब चरमपंथी उस जगह में शरण ले लेंगे जहां गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि घेरेबंदी की योजना को इतनी जल्दी क्यों छोड़ा जा रहा है। 4 दिनों बाद पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी ने दिल्ली आकर इंदिरा गांधी से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि इस मामले में इंदिरा गांधी ने वैद्य से ज्यादा पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल सुंदर जी की सलाह पर भरोसा किया। उस समय अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट और बाद में पंजाब के मुख्य सचिव रहे रमेश इंदर सिंह अपनी किताब टर्मोइल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार में लिखते हैं, सुंदर जी ने तेज ब्लिट्स की वकालत की, जिसे आजकल की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, और राजनीतिक नेतृत्व ने उसे मान लिया। सुंदर जी को इस ऑपरेशन के लिए खुली छूट दे दी गई, क्योंकि एलेक्जेंडर के शब्दों में इंदिरा गांधी जनरलों के पेशेवर फैसलों का सम्मान करती थी। बाद में सुंदर जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए उनके आत्मवृतांत में उनकी पत्नी वाणी ने लिखा, जब सुंदर जी इंदिरा से मिलकर 2 बजे रात को घर लौटे तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, इट इज ए टफ वन। दरअसल सुंदर जी दिल्ली में इंदिरा गांधी से 1 से अधिक बार मिले। इसकी पुष्टि करते हुए उस समय मिलिट्री ऑपरेशन के अतिरिक्त महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीके नायर ने अपनी किताब फ्रॉम फटीग्स टू सीवीज में लिखा, जनरल सुंदर जी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल दयाल को कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकलते हुए देखा गया, जबकि वैद्य का कहीं अता पता नहीं था। राजनीतिक नेतृत्व चेन ऑफ कमांड को धता बताते हुए ऑपरेशनल कमांडरों से सीधे संपर्क में था।
भारत के सैन्य इतिहास में यह दूसरी बार था जब राजनीतिक नेतृत्व ने सेना अध्यक्ष की अनदेखी कर जूनियर जनरल से सलाह मशवरा किया था। उस जमाने में रक्षा मंत्रालय में एक थिंक टैंक के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CN सोमन्ना हुआ करते थे। उनका मानना था कि सेना को सिर्फ पेशेवर कारणों से पंजाब से अलग रखना चाहिए। मेजर जनरल VK नायर का भी मानना था कि पंजाब एक धार्मिक राजनीतिक समस्या है, सैनिक एक्शन इसका समाधान नहीं है। उन्होंने एक से अधिक बार जनरल वैद्य के सामने अपने विचार रखे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जब ये लगभग तय हो गया कि पंजाब में सेना को भेजा ही जाएगा, तो लेफ्टिनेंट जनरल VK नायर ने मई 1984 में कर्नल GS बाल और कर्नल SP कपूर की मदद से एक वैकल्पिक प्लान बनाया था, जिसमें सेना को ऑपरेशनल फोर्स के बजाय एक मनोवैज्ञानिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। जनरल नायर अपनी किताब में लिखते हैं, सेना के अंदर इस विषय पर फरवरी 1984 से ही चर्चा शुरू हो गई थी। सारी सूचनाएं जमा करने और उनके आकलन के बाद मेरी बंद कमरे में सेनाध्यक्ष से मुलाकात हुई थी। मैंने उन्हें साफ सलाह दी कि वो प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें सेना के विचारों से अवगत कराएं। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि सेना के लिए पंजाब बहुत महत्वपूर्ण था। क्या पंजाब में सेना भेजने के अलावा सरकार ने किसी और विकल्प पर विचार किया था? उस समय सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे बीरबल नाथ ने अपनी किताब द अनडिस्क्लोज पंजाब, इंडिया बिसीज्ड बाय टेरर में रहस्योद्घाटन किया था कि भिंडरावाले से निपटने के लिए इजराइल की तरह की एक योजना पर सरकारी हलकों में विचार हुआ था। इसका लब्बो लबाब यह था कि भिंडरावाले पर दूर से एक शार्प शूटर निशाना लगाए, लेकिन जिस केंद्रीय एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने सामने आने का बहाना बनाते हुए इससे अपना हाथ खींच लिया था। रॉ के पूर्व अतिरिक्त निदेशक GBS सिंधु ने BBC से बातचीत करते हुए कहा था कि एक टॉप सीक्रेट हेलीबॉर्न ऑपरेशन पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया था, जिसमें भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक निवास से अगवा किया जाना था। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद ली जाएगी और 3 लेयर्ड कॉर्डन किया जाएगा कि जो गुरु नानक निवास और लंगर के बीच में सड़क जहाँ से ले जाना था वो भी बंद कर देंगे और कुछ लोग CRPF के और कुछ SFF कमांडोज अंदर आ जाएंगे गोल्डन टेम्पल में, ताकि भिंडरावाले ऊपर से निकल के हरमंदिर साहब में ना चले जाएं, और ये था कि वहां से फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज ये थी कि वो कोशिश करेंगे हेलीकॉप्टर के जो भिंडरावाले के आर्म्ड गार्ड थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और उसके बाद वो उसको पकड़ के बाहर से उधर से साइड से निकाल लेंगे। इसको ऑपरेशन सनडाउन का नाम भी दिया गया था, लेकिन इसके पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद इंदिरा गांधी ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। 2 जून को रात 8 बजे से पहले सरकार के नियंत्रण वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों ने अपने नियमित कार्यक्रम रोककर ऐलान किया कि प्रधानमंत्री 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगी। मार्क टली और सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं, 8:30 बजे का समय निकल गया लेकिन कोई संदेश प्रसारित नहीं हुआ। लगभग 45 मिनट देरी से 9:15 बजे उनका प्रसारण शुरू हुआ। उन्होंने अंतिम समय में अपने भाषण में कुछ परिवर्तन किए थे। उन्होंने सभी पंजाब वासियों से अपील की, खून मत बहाइए, नफरत बहाइए। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर लिया था कि वो अगर जरूरी हुआ तो खून बहाएंगी। लेकिन इससे पहले ही 29 जून को मेरठ स्थित 9 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक 300 मील का सफर तय करते हुए अमृतसर पहुंचना शुरू हो गए थे। 3 जून को स्वर्ण मंदिर परिसर की बिजली और पानी काट दी गई थी। सेना के सर्वोच्च सेनापति होने के बावजूद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को ऑपरेशन ब्लू स्टार की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेमोइर्स ऑफ ज्ञानी जैल सिंह में लिखा, मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में विश्वास में नहीं लिया गया। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब वो शुरू हो गया।
पीसी अलेक्जेंडर इसके दो कारण बताते हैं। वो लिखते हैं तब तक प्रधानमंत्री के उनसे ताल्लुकात इतने खराब हो चुके थे कि वो उनमें अपना विश्वास खो चुकी थी। दूसरे, उन्हें नुकसान की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। दरअसल पंजाब में सेना भेजने का फैसला मई में हुई राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में ले लिया गया था। तब प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में अपने संदेह व्यक्त किए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए उनकी बात नहीं मानी थी कि मुझे परिणामों के बारे में जानकारी है। मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980-1996 में लिखा था, मैंने कैबिनेट कमेटी की बैठक में याद किया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली ने जब स्वर्ण मंदिर के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। लेकिन इंदिरा गांधी का जवाब था, कभी कभी इतिहास का तकाजा होता है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जो चाहे बाद में सही साबित ना हो, लेकिन उस समय वो सबसे उचित कदम प्रतीत हों। इस फैसले को टाला नहीं जा सकता। 3 जून को सैनिक वर्दी में एक मोटरसाइकिल सवार अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचा। उसके पास जिला मजिस्ट्रेट गुरदेव सिंह के लिए 9 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल के.एस. बरार का एक डीओ पत्र था, जिसमें बताया गया था कि जनरल बरार अमृतसर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सेना की अलग अलग इकाइयों और अर्धसैनिक बलों के कमांडर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस पत्र में यह भी लिखा गया था कि उन्होंने शाम 5 बजे वरिष्ठ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई है ताकि लोग एक दूसरे के बारे में जान सके। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, हमने पहली बार ब्लू स्टार नाम 3 जून को शाम 5 बजे हुई इस बैठक में सुना। मैंने अमृतसर के डीएम का विधिवत कार्यभार नहीं संभाला था, लेकिन चूंकि गुरुदेव सिंह छुट्टी पर जाने वाले थे, इसलिए निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं उनके साथ इस बैठक में शामिल होने चला गया था। बरार ने हमें उनको दी गई जिम्मेदारी के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि 3 जून को रात 9 बजे से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इसी बैठक में जनरल बरार और सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी जीएस पंधेर के बीच तकरार हो गई। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, बरार चाहते थे कि सेना के घुसने से पहले मंदिर के पास तैनात किए गए सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल के सैनिक 4-5 जून की रात को परिसर के अंदर बनी किलेबंदी पर फायर करें, ताकि चरमपंथी उस फायर का जवाब दें, जिससे पता चल सके कि उन्होंने कहां कहां मोर्चेबंदी कर रखी है। पंधेर ने बरार का आदेश ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि वो तब तक इसका पालन नहीं करेंगे जब तक उन्हें इस बारे में लिखित आदेश नहीं मिलते। उनका यह भी तर्क था कि सीमा सुरक्षा बल तभी फायरिंग करेगा जब उस पर चरमपंथियों की तरफ से पहले फायर आएगा। अपना आपा खोते हुए बरार चिल्लाए थे, दिस इज म्यूटनी, यानी ये विद्रोह है, लेकिन इसका पंधेर पर कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है जनरल बरार ने उनकी शिकायत अपने वरिष्ठ अफसरों से करते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। उधर पंधेर भी किसी जनरल के मातहत काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वायरलेस संदेश भेजा कि उन्हें छुट्टी पर जाने की अनुमति दी जाए। उस समय सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बीरबल नाथ ने सेना के अनुरोध का विरोध नहीं किया। बाद में उनके खिलाफ जनरल बरार के मौखिक आदेश न मानने के लिए जांच बैठाई गई। उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और उन्हें पहले मणिपुर का पुलिस महानिदेशक और बाद में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक बनाया गया। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, नागरिक प्रशासन से सेना जिस तरह के सहयोग और समन्वय की उम्मीद कर रही थी, वो हमें बताए ही नहीं गए। जनरल के रवैये से साफ झलक रहा था कि उनमें अति आत्मविश्वास था। जमीनी परिस्थितियों की कोई समझ नहीं थी और वो जिला प्रशासन को साथ लेकर नहीं चलना चाहते थे। एसपीसीआईडी पंडित हरजीत सिंह का आकलन था कि मंदिर परिसर में 400-500 चरमपंथी हैं। अगर सेना परिसर में घुसती है तो वो आखिरी दम तक उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चरमपंथियों के पास हथियारों की कमी नहीं है। हरजीत सिंह का यह भी आकलन था कि मंदिर परिसर के अंदर करीब 1500 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं।
रमेश इंदर सिंह लिखते हैं। लेकिन जनरल बरार ने इसको यह कहते हुए नकार दिया कि जब चरमपंथी हमारे काले भूतों यानी काली वर्दी पहने कमांडोज को देखेंगे तो वो भाग खड़े होंगे। इतिहास बताता है कि जनरल बरार का आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ था। रेहान फजल, BBC